हे गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी इकोनॉमिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से सेशन में लाइव आ जाएंगे और सभी के साथ इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, बिकॉज यू ऑल नो वेरी वेल दैट शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयरिंग इज केयरिंग तो होती है, नो डाउट। तो सारे के सारे बच्चे एक बार दबा के सेशन को शेयर कर दीजिए और उसके बाद हम बढ़ेंगे आप सभी के साथ इस सेशन में। अब देखिए, आज मैं जिस टॉपिक को आप सभी के लिए लेकर के आई हूं वो टॉपिक है आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट का इकोनॉमिक का सिलेबस। बहुत सारे बच्चों को चिंता है कि भाई पेपर सर पे आ रहा है लेकिन कैसे पढ़े, क्या कुछ चीजें करें। तो देखिए, संस्कृति रोजगार हमेशा आप सभी के साथ खड़ा रहता है और एक बार फिर से आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट का टारगेट बैच लेकर के आया गया है। ठीक है, क्या लाया गया है? तो यूपी ट्रिपल एससी पैट का टारगेट बैच आप सभी के लिए आया है, उसी की ये डेमो क्लास है। देखो, सबसे पहले जब आप कोई भी क्लास स्टार्ट करते हो, कोई भी कोर्स स्टार्ट करते हो, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और ये क्या छोड़ना है, आपका सिलेबस क्या है। क्योंकि एक स्मार्ट वर्क यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। क्योंकि वो वक्त गया जब आप हार्ड वर्क करते थे, वो वक्त गया जब आप 10 घंटे पढ़ते थे। मैं नहीं कहती आपकी इसे आज कि आप 10 घंटे पढ़िए, आप 10 घंटे मत पढ़िए, आप 5 घंटे पढ़िए, आप 6 घंटे पढ़िए, लेकिन उस 5-6 घंटे को इतनी क्वालिटी के साथ पढ़िए ना कि वो जो व्यक्ति साइड में आपके 10 घंटे पढ़ रहा है ना, उसके वो 10 घंटे कम पड़ जाए और आपके वो 5-6 घंटे जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो, है ना। तो उसी को लेकर के यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, पिछले कुछ सालों के जो पैट के एग्जाम हुए उसमें इकोनॉमिक्स का वेटेज क्या रहा, किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में इकोनॉमिक्स से। ठीक है, और साथ ही अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इस डिस्कशन से पहले हम ये देखेंगे कि अगर पैट का पूरा सिलेबस देखा जाए, नॉट ओनली इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो सारा कुछ मिला के, तो हमारे ये देखना जरूरी है कि भाई किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किस चैप्टर से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किसका वेटेज ज़्यादा होता है, किसका वेटेज कम होता है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि देखो, अगर एक युद्ध को लड़ना है, एक जंग को लड़ना है, तो आपको बेसिक युद्ध नीति तो आनी ही चाहिए, है ना। नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इस युद्ध को कैसे जीता जाए। तो सबसे पहले बेसिक बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक एक करके कोर्स पे भी आएंगे, हम आपके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे आपके। ठीक है, सब कुछ होगा, बस पेशेंस के साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले कि अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल जो है वो कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्या मार्क्स होते हैं, क्या वेटेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की, है ना, इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो आपकी इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्क्स का वेटेज होता है उसका। ठीक है, उसके बाद INM की बात करूंगी मैं। ठीक है, इंडियन नेशनल जो है मूवमेंट वगैरह, उनकी बात करूं मैं तो 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। उसके बाद भूगोल की बात करूंगी तो भूगोल में भी, ज्योग्राफी की बात कर ले तो 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। इकोनॉमी की बात करेंगे अगर हम इंडियन इकोनॉमी की, तो ये कितना हो जाता है, अगेन ये भी 5 क्वेश्चन और 5 ही मार्क्स होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, कहीं ना कहीं इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटी, उसकी बात कर लेते हैं तो अगेन 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। सामान्य विज्ञान की बात कर लेते हैं, जनरल साइंस की, तो 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स है। प्रारंभिक अंक गणित की बात कर ले तो फिर अगेन 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स है। सामान्य हिंदी की बात कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स हो जाते हैं। सामान्य अंग्रेजी की अगर हम बात कर ले, जनरल इंग्लिश की, तो अगेन वो भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। और तर्क शक्ति, मतलब यहाँ पे बात हो रही है रीजनिंग की, है ना, और रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे तो रीजनिंग में भी क्या होता है, 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स होते हैं। अब खेला कहाँ चालू होता है, ये देखो, खेल स्टार्ट होता है करंट अफेयर पे, क्योंकि करंट अफेयर आता है आपका 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स, है ना। तो आप समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी हाई होगी, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स की है। ठीक है, उसके बाद आता है 2 हिंदी के अपठित गद्यांश आते हैं, है ना। बचपन में स्कूल टाइम में तो किया ही होगा, इतने टफ भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये भी आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स का इसका वेटेज होता है। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, DI वगैरह की बात हो रही है। ठीक है, DI का एक अच्छा खासा रोल होता है यहाँ पे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। और सारणी की व्याख्या और विश्लेषण 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, है ना। टोटल कितने हो जाते हैं, 100 आपके क्वेश्चन होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, टोटल 100 होते हैं। और आपके मार्क्स भी कितने होते हैं, 100 ही होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये काम करता है। ये आपका ओवरऑल सिलेबस हो गया।
अब ओवरऑल सिलेबस से देखो, मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी आपको इकोनॉमिक्स। तो ओवरऑल तो हमने डिस्कशन कर लिया क्या पेपर का पैटर्न होता है, क्या कुछ चीज़ें होती है। अब हम डिस्कस करेंगे मेरे सब्जेक्ट की मैं बात करूंगी। देखिए, चाहे कम मार्क्स का पेपर आए, चाहे ज़्यादा मार्क्स क्वेश्चन में आ जाएं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, लेकिन एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक नंबर की कीमत तुम क्या जानो सुनील बाबू, है ना, ऐसे कुछ है ना वो मूवी का डायलॉग। वो तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत होती है, लेकिन वहाँ यहाँ पे एक नंबर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके बीच में से बहुत सारे ऐसे बच्चे निकल के आते हैं जिनका 0.5 से नहीं रुक जाता है, नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, बाउंड्री के अंदर या बाहर रह जाते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का एक नंबर से मिस हो जाता है, ठीक है। तो इसकी कीमत आपको पता होनी जरूरी है। और अगर आपको एक नंबर की कीमत पता करनी है, 0.50 की कीमत पता करनी है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने किसी भी एक सब्जेक्ट को हल्के में लिया कि यार इकोनॉमिक्स तो थोड़ा सा टफ है, इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत है, छोड़ो यार 2 ही क्वेश्चन तो आएंगे या 4 ही क्वेश्चन आएंगे, हटो, नहीं करेंगे, ऐसी गलती मत करिएगा। और ऐसी गलती मैं अपने सब्जेक्ट में तो क्या, मैं तो हर सब्जेक्ट में आपको यही कहूँगी कि कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में लाइटली नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट को लाइटली मत लेना। अगर आप लाइटली लेंगे सब्जेक्ट को तो सरकार आपको लाइटली ले लेगी, है ना, यूपी गवर्नमेंट आपको लाइटली ले लेगी और आपको डिसक्वालीफाई कर देगी। फिर आप वो कहते हैं ना कि एक कहावत है आपके यूपी में ही है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। फिर पछताने से कुछ नहीं होगा क्योंकि वक्त तो निकल गया, वैकेंसीज तो निकल गई, मौका तो छूट गया फॉर्म फिल करने का, है ना, ग्रुप बी और सी का। तो इसीलिए हर सब्जेक्ट अपने आप में सीरियस है और हर सब्जेक्ट को आप उतना ही सीरियस लेके पढ़ें। अब हम आते हैं, ये तो मैंने आपसे ओवरऑल बात की, अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स के वेटेज पे, ठीक है। सबसे पहले कट ऑफ देख लो अगर लास्ट ईयर का, तो जनरल कैटेगरी का 72 से 78 रहा, ओबीसी का 68 से 74, ईडब्ल्यूएस 65 टू 70, एससी का था 60 टू 66, एसटी 55 टू 60, फीमेल का 58 से 64 और पीडब्ल्यूडी का 50 टू 55। अब देखो फीमेल का यहाँ पे बात क्या हो रही है, बात यहाँ फीमेल पे ऐसे हो रही है जैसे आई एम फ्रॉम एमपी, आपको पता है मैं एमपी से हूँ, तो मैं अगर मैं वहाँ पे फॉर्म फिल करूँगी तो ये फैसिलिटी मेरे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो कि डोमिसाइल जिनका यूपी का है। मान लीजिए आप में से कोई बच्चा है, ठीक है, जो फीमेल है और प्लस यूपी का ही उसका डोमिसाइल है ना, जन्म वगैरह स्थान जो है यूपी का है, तो ये फैसिलिटी उनके लिए है, मेरे लिए नहीं होगी। कहने का मतलब ये कि अदर स्टेट की फीमेल के लिए ये सुविधाएं नहीं है या वहाँ के डोमिसाइल फीमेल के लिए ये सुविधाएं हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब हम आते हैं कि इकोनॉमिक्स का क्या वेटेज हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले यूपी SSC पैट में इकोनॉमिक्स का पिछले कुछ सालों में वेटेज देख लेते हैं क्या रहा है, ठीक है। यूपी SSC पैट में इकोनॉमिक्स का पिछले कुछ सालों में क्या वेटेज रहा है। बात करेंगे 2021 की, कब की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा पिछले 5 साल को लेके चलते हैं, बेहतर तरीके से आपको चीजें पता चलेंगी। बात करते हैं 2021 की। 2021 की अगर हम बात करें तो लगभग 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पूछे गए थे, जो अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है। 2022 में लगभग 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते, लगभग था, क्योंकि 2023 में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, और 2025 में भी 1 के अराउंड एनालिसिस वेटेज था। लेकिन जिस हिसाब से इस समय पर ना अर्थव्यवस्था पे न्यूज़ेस बहुत बढ़ रही हैं, ठीक है, पिछले कुछ महीनों में आप देखो तो काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ेस अर्थव्यवस्था को लेकर के देश में देखने को मिली है। फॉर एग्जांपल आप उसमें वो ले लो, जैसे इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी थी वो 4th लार्जेस्ट से 6th लार्जेस्ट पे आ गई। चाहे क्रूड ऑयल के प्राइजेस को ले लो, चाहे हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ले लो, ठीक है, जिसके लिए मोदी जी ने अपील की थी कि मित्रों सोना मत खरीदो, बाहर यात्रा मत करो। तो काफ़ी बड़े बड़े मुद्दे पिछले कुछ समय में इकोनॉमिक्स को लेकर के आए। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कोर इकोनॉमी का तो होता ही होता है। कोर इकोनॉमी के साथ इकोनॉमी को करंट से जोड़ करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और जिसके लिए जब भी कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो मैं 10 मिनट का, आप यूट्यूब के सेक्शन में जाइए संस्कृति रोजगार के, उसमें जो होम के जस्ट बाद वीडियो वाला सेक्शन होता है, उसमें मैं 10 मिनट का वो वीडियो बना के डाल देती हूँ, जो कि उतनी ही बातें उसमें होती हैं, क्योंकि 10 मिनट में बहुत कहानी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उतनी ही बातें होती हैं जितनी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना, नो एक्स्ट्रा मिर्च मसाला एंड ऑल, ठीक है। तो उस चीज़ पे मैं फोकस करती हूँ।
तो वो भी आप देख लिया करो, है ना। आपको 10 मिनट की ही वीडियो देखने में बड़ा आलस आता है, तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल सोते सोते देखो, 1.5 की स्पीड पे लगा करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बट देखो नोट्स बनाओ, है ना, क्योंकि 10 मिनट तो आप ऐसे रीलों में घंटों गुजार देते, 10 मिनट की वीडियो तो आप देख ही सकते हो, है कि नहीं। चलिए अब आते हैं, अब देखते हैं कि पिछले बीते सालों में इकोनॉमिक्स के किन किन टॉपिक से आपसे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है पिछले बीते सालों में इकोनॉमिक्स के किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है, किन टॉपिक पर फोकस किया गया। बात करें 2021 का जो आपका पैट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2021 का यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्जाम हुआ, उसमें अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आए। अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, मतलब इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, अर्थव्यवस्था मतलब किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आए। नेशनल इनकम से क्वेश्चन पूछा गया, बैंकिंग से क्वेश्चन पूछे गए आपकी, ठीक है। अच्छा, नेशनल इनकम से क्वेश्चन पूछे गए मतलब क्या पूछे गए, तो इसमें यही सब पूछा गया भाई, जीडीपी क्या है, ठीक है, जीएनपी क्या है, ठीक है, एनडीपी क्या होता है, ठीक है, उसके बाद एनएनपी क्या है ना, ये सब पूछा गया था। बैंकिंग से क्वेश्चन आ जाएगा, तो बैंकिंग में आरबीआई खुद आ जाएगा, आरबीआई इज आल्सो द पार्ट ऑफ बैंकिंग, पूरा का पूरा इंडियन बैंकिंग सिस्टम आ जाएगा। बैंकों का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, भारत का पहला बैंक कौन सा था, इंडिया में इस समय टोटल कितने नेशनलाइज्ड बैंक है, ठीक है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ, हेड कौन होते हैं, कौन सी रिपोर्ट पब्लिश होती है इनके द्वारा, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर को लेकर के ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है, इससे क्वेश्चन आपका आता है। कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, जैसे पीएम किसान हो गया, है ना, इस तरीके की चीजें। बजट आपको पता है, यूनियन बजट पूछेगा आपसे, जो बेसिक टर्म्स होते हैं, और बेसिक टर्म्स के साथ 2000, जैसे अभी हम पढ़ेंगे 2026-27 का बजट, तो 2026-27 का बजट क्या रहा, क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसमें थी, इसका डिस्कशन। अब 2022 के पैट में आपसे क्या पूछा गया था, इन्फ्लेशन पूछा गया था, आरबीआई, बैंकिंग मतलब वही चीज है, ठीक है, जीडीपी मतलब मैंने अभी बताया था ना, जीडीपी किसका पार्ट है, नेशनल इनकम का पार्ट है, तो अगेन नेशनल इनकम को जो टॉपिक है इसको क्या किया गया था, रिवाइज किया गया था। उसके बाद 2023 का पैट आता है, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आए थे, वित्तीय प्रणाली से क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वित्तीय प्रणाली मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, ठीक है। अब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्या आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन पूछे जाते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल टर्म्स पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे कि बैंक को इसमें आएगा, बैंक के कितने प्रकार हैं, वित्तीय बाजार क्या है, मनी मार्केट उसमें क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, एफडी क्या है, आरडी क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। कृषि और टैक्स से भी क्वेश्चन आया था। टैक्स मतलब आपका क्या हो जाता है, जीएसटी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरीके के इसमें टैक्स इंक्लूड होंगे, जीएसटी स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं 2024 में बजट से क्वेश्चन पूछा गया, अगेन बैंकिंग रिपीटेड है, सरकारी योजनाएं, राष्ट्रीय आय, मतलब आपको यहाँ पर मोटा मोटी एक चीज देखनी पड़ेगी कि एक नेशनल इनकम का टॉपिक, एक बैंकिंग का टॉपिक, एक बजट का टॉपिक, ये चीजें जो है ये रिपीटेडली पूछी गई है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। और 2025 के पैट में तो इन्होंने कमाल ही मचा दिया, इन्होंने इकोनॉमी पूछी ही पूरी उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर से रिलेटेड थी, है ना। यहाँ पर इकोनॉमी कैसे पूछी गई 2025 में, करंट से रिलेटेड जो इकोनॉमी थी, और यही बात मैं अभी आपको स्टार्टिंग बता रही थी कि जिस हिसाब से इस साल काफी सारे हॉट टॉपिक रहे इकोनॉमी को लेकर के, देश की अर्थव्यवस्था में, उसको लेकर के मैं आप सभी के लिए समय समय पर 10-10 मिनट के वीडियोस लाती जाती हूँ कि आपको वहाँ पे कम समय में ज़्यादा नोट्स मिल जाए, है ना, और आपको चीज़ें जो है रिपीटेडली बार बार ना पढ़नी पड़े, आपको एक बार में ही चीज़ें लंबे समय तक याद हो जाए। तो आप उसको भी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं इकोनॉमी के ही टॉपिक्स को टारगेट करती हूँ जो करंट में टारगेट होते हैं, तो आपको थोड़ा सा उस पर भी फोकस होके पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये समझ आ गया, सॉरी, यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि किन टॉपिक्स पे फोकस करना है। देखो, किन टॉपिक पे फोकस करना है ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ये नहीं कि बाकी टॉपिक को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दे, हम छोड़ ही दे बिल्कुल, है ना, उन्हें सौतेला साबित कर दे, ऐसा नहीं करना है। सारे टॉपिक पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ेंगे। मेरी हमेशा आपसे ये गुजारिश होती है और आपके लिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि हम कम समय में इकोनॉमिक्स को कॉन्सेप्ट से कैसे पढ़ सके। देखिए, आप अगर आपने मेरा कभी पेड में लेक्चर लिया हो तो आप एक चीज़ पे गौर करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा आपको कई पेजेस नहीं लिखवाती,
मैं आपको एक एक चैप्टर 4-4 पेजेस में कंप्लीट करवा देती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो जो मैं वहाँ पे डायग्राम बनाऊँ ना, वो डायग्राम जब आप कॉपी खोलो पेपर के पहले, तो आपको वो डायग्राम समझ में आना चाहिए, ना कि उस पर जो मैं 50 पॉइंट लिखवाऊँ वो, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है 50 पॉइंट का। डायग्राम अगर आपको चीज़ें याद है ना, डायग्राम से आप पूरी की पूरी इकोनॉमी को पढ़ सकते हो, बड़ा आसान है। बस आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। चलो खैर, अब देखो यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया, वेटेज क्या है, कट ऑफ क्या है, लास्ट ईयर का सब कुछ। अब हम आते हैं कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे क्या क्या, हमारा सिलेबस क्या होगा इकोनॉमिक्स में, हम क्या क्या पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, उस पर हम आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंडियन इकोनॉमी की, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल बातें या मूल सिद्धांत। अब देखो, बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। पूरे विश्व भर में कितनी तरह की इकोनॉमी होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हम पढ़ते हैं, ठीक है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सब हम पढ़ते हैं आपका बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत। अब आते हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं दोस्त, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि पूरा का पूरा होल इंडियन बैंकिंग सिस्टम विथ आरबीआई, विथ आरबीआई। आरबीआई के साथ साथ सबसे पहले, आरबीआई अपने आप में बड़ा चैप्टर है, उसको हम कंप्लीट करते हैं क्योंकि आरबीआई से क्वेश्चन आते ही आते हैं और इंडियन बैंकिंग सिस्टम से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी हम क्या पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एमपीसी। इसकी डिटेल में जब पढ़ाऊंगी तो लिखवाऊंगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, है ना। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, एमपीसी। एमपीसी का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। इसके अलावा इसमें डायरेक्ट टूल कौन से होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, इनडायरेक्ट टूल कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट टूल कौन से होते हैं, ठीक है। रीजन मतलब क्यों बनाई जाती है, तो रीजन क्या होता है, रीजन होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को क्या करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती। तो इस तरीके की सारी चीज़ें जो है वो हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में। अब आते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। मैंने जैसा कि बताया आपको, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या हो जाएगा, वित्तीय संस्थान, वित्तीय संस्थान, ठीक है। उसके बाद वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। उसके बाद क्या होता है, वित्तीय बाजार। जगह कम है इसलिए मैं एक ही लैंग्वेज में लिख रही हूँ एक बार में। वित्तीय बाजार मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट। उसके बाद क्या हो जाता है, फाइनेंशियल टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, है ना। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, किन किन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम देश की फाइनेंशियल सिचुएशन को या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को चलाते हैं और हम कैसे यूज़ करते हैं उसका, ठीक है ना। तो इसमें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ठीक है, फिर बैंकिंग संस्थान, आपके सारे इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, ये सबको हम पढ़ेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत। अब आते हैं नेक्स्ट 5 ईयर प्लान एंड नीति आयोग, ठीक है। मैंने नीति आयोग क्यों बोला, देखो 5 ईयर प्लान मतलब ये आपका किसका पार्ट हो जाएगा, प्लानिंग कमीशन का। 5 ईयर प्लान किसका वो हो जाएगा, तो ये पार्ट हो जाता है आपका प्लानिंग कमीशन का, नीति आयोग का, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग का, ठीक है। उसी में आ जाएगा आपका ये 5 ईयर प्लान और सॉरी प्लानिंग कमीशन, और प्लानिंग कमीशन चेंज होकर के नीति आयोग कैसे बना, इन दोनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पंचवर्षीय योजना एवं नीति आयोग, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पंचवर्षीय योजना एवं नीति आयोग, ठीक है। उसके बाद हम यूनियन बजट पढ़ेंगे। यूनियन बजट तो पढ़ेंगे ही, इसी के साथ 2026-27 का जो आपका बजट है वो भी पढ़ेंगे हम भैया, है ना। क्योंकि करंट पे पूछ ले कौन सी योजना में कितना पैसा अलॉट किया गया था तो पता तो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, यूनियन बजट पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, है ना। मतलब क्या हो जाएगा, बेरोजगारी और गरीबी। अब बेरोजगारी में दो तरह की बेरोजगारी होती है, एक अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, शहरी बेरोजगारी, एक होता है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ग्रामीण बेरोजगारी। हम देखो
रूरल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में भी हम क्या पढ़ते हैं रूरल में कि भाई एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, और एक मौसमी बेरोजगारी होती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। अर्बन में बहुत सारी चीज़ें आती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, फिर उसके बाद फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब किसका पार्ट होते हैं? ये सब होते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि शहरी बेरोजगारी का पार्ट है। एक एक करके हम समझेंगे भाई। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, या फिर आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी जिसे आप कहते हो, चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, संस्थागत बेरोजगारी किसको कहते हैं, ये सब पार्ट हो जाता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। तो ये दो चीज़ें भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर डेप्थ एंड डिटेल में। उसके बाद आते हैं जीएसटी, टैक्सेशन सिस्टम आपका पूरा का पूरा, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी, फिर आपका देखो सीजीएसटी हो गया, सॉरी, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे सीजीएसटी है, ठीक है, आईजीएसटी है, ठीक है, फिर एसजीएसटी है, फिर यूजीएसटी है। तो ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, जीएसटी काउंसिल कब बनाई गई, जीएसटी भारत में पहली बार कब 2017 में लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि वो पहला राज्य भारत का जिसने कि जीएसटी को लागू किया अपने यहाँ पे। तो बहुत सारी जीएसटी का कॉन्सेप्ट हम कहाँ से लेके आए, भारत में पहली बार जीएसटी को, सॉरी, विश्व में पहली बार जीएसटी को किस कंट्री के द्वारा लागू किया गया था, है ना। इस तरीके की सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं इन्फ्लेशन, मीनिंग एंड टाइप, है ना। डिफ्लेशन क्या होता है, रेसेशन क्या होता है, ठीक है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है ना, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है, वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है। सबके बारे में बड़ा डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल सरकार ने क्या क्या निकाले हैं, क्या क्या कदम उठाए इसके लिए। नेशनल इनकम मैंने आपको बता ही दिया कि जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो हम इसमें जीडीपी पढ़ेंगे, जीएनपी पढ़ेंगे, एनएनपी पढ़ेंगे, एनडीपी पढ़ेंगे, एक्सेट्रा, है ना। तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ये सब क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब आते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। अभी आप इसको इससे कनेक्ट कर लो, ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब फॉरेन ट्रेड की ही हम बात कर रहे हैं ना। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एफडीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, ठीक है, मतलब सारा कुछ कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या है, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके बारे में हम सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। आगे आते हैं, ये फॉरेन ट्रेड मैंने बता दिया, उसी का पार्ट है। टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत में कर प्रणाली, वो तो हम जीएसटी का ही कवर हो जाएगा, ठीक है, ये रिपीटेड हो गया है बट कोई नहीं, जीएसटी कवर होगा। अब 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये है एलपीजी मॉडल, है ना। ये आपका क्या हो जाता है, ये होता है एलपीजी मॉडल, जिसे आप बोलते हो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना। क्या बोलते हो आप इसे, ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स माना जाता है, जिसे आप कहते हो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, और लास्ट होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे हिंदी में, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, है ना। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था, कब हमारे देश के पास केवल 2 हफ्ते का पैसा था, ठीक है, तब जाकर के ये इतनी बड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया गया, जो देश के इतिहास में सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स माना जाता है, ठीक है। किसकी सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की। वित्त मंत्री कौन थे उस समय पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। तो बहुत सारी कहानियां हैं इसके पीछे, जिसका हम डिस्कशन करेंगे एक एक करके। उसके बाद एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में वही सब पढ़ेंगे, है ना, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, कब लाया गया था, ऑपरेशन फ्लड क्या है, व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या था, ठीक है, रिवॉल्यूशन कितने प्रकार के लाए गए थे, ठीक है। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में किन फसलों पर फोकस किया गया था, जो में गेहूं थी, चावल थी। तो इस तरह की चीज़ें हम पूरी पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर ये सिलेबस डिस्कशन था हमारा। अब हम देखेंगे कि आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़
चीज़ और देखना कि वैसे तो हमने सब कुछ देखा, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है उसका एनालाइज मैं आपके लिए अलग से लेकर के आई हूँ, ठीक है ना। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिस पर हमें क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है, उसका एनालाइज मैं अलग से आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, जिसमें है इंडियन इकोनॉमी, वही राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास, ये सारी चीज़ें, जीडीपी, जीएनबी, एनएनपी, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है ना, बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है। प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है। प्राइमरी में क्या आता है आपका, एग्रीकल्चर आ जाता है, फिशरीज आ जाती है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, मछली पालन, ये सब। सेकेंडरी में आपकी मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, कंस्ट्रक्शन आ जाता है। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और उसके बाद टर्शरी में या तृतीयक सेवाओं में आती हैं आपकी सर्विसेज, है ना, ये सब पढ़ेंगे हम। मुद्रास्फीति, बेरोजगारी क्या है भाई, महंगाई कैसे आती है, बेरोजगारी का उससे क्या कनेक्शन है, ये सब सारी चीज़ें। गरीबी एवं आर्थिक असमानता, ठीक है ना, पोवर्टी एंड इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय आर्थिक नियोजन एवं पंचवर्षीय योजना है ना, उसी का पार्ट है, जो 5 ईयर प्लान है आपका, वो पढ़ेंगे। और इसी के साथ नीति आयोग भी पढ़ेंगे ऑफ कोर्स। बैंकिंग एवं वित्तीय संस्था, वित्तीय व्यवस्था है ना, मतलब इसमें पूरा इंडियन बैंकिंग सिस्टम भी आ जाएगा आपका, और पूरा वो भी आ जाएगा, क्या कहते हैं उसको, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, है ना, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दोनों इसका पार्ट हो जाएगा। आरबीआई और मौद्रिक नीति, क्योंकि मौद्रिक नीति बनाता कौन है, आरबीआई बनाता है ना। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन पब्लिश करता है, आरबीआई करता है, इसलिए आरबीआई के साथ हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। राजकोषीय नीति एवं सरकारी बजट, है ना, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी तो खैर अलग चीज़ है, फिस्कल पॉलिसी सरकारी बजट के साथ, यूनियन बजट के साथ हम इसको पढ़ेंगे। कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, उदारीकरण, निजीकरण, मैंने बोला था आपको ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। और सरकारी योजनाएं एवं आर्थिक सुधार, है ना, सरकार की वो सारी योजनाएं जिससे इकोनॉमिकली रिफॉर्म्स हुआ है, उन सारी योजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो फोकस सबसे ज़्यादा होगा वो कुछ ये टॉपिक्स होंगे जो हमारे फोकस का हिस्सा होंगे, है ना। ये कुछ इस तरीके के टॉपिक होंगे जो कि हमारे फोकस का हिस्सा होंगे। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि ओवरऑल क्या यूपी ट्रिपल एससी पैट का सिलेबस रहा है, इकोनॉमिक्स का कितना पार्ट उसमें इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन आते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया एक एक टॉपिक पे कि एक एक टॉपिक के अंदर हम कौन कौन से सब टॉपिक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, है ना। एक एक टॉपिक के अंतर्गत हम कौन कौन से सब टॉपिक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब सारी चीज़ें जब वेटेज वगैरह भी देख लिया इकोनॉमिक्स का क्या रहा है यूपी ट्रिपल एससी पैट में, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई किस तरीके के, हमने ये तो देख लिया कि किस ईयर में पैट में इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन आए, हमने ये भी देख लिया कि उनका वेटेज क्या रहा, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि क्वेश्चन का रिफॉर्म क्या रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उसमें, है ना। हमारे लिए क्या जानना जरूरी है कि किस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। चलो तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सबसे पहले 24 अगस्त 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर है, क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी पैट इकोनॉमिक्स पीवाईक्यू में बात करें तो ये 24 अगस्त 2021 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए निम्न में से किस संस्थान का कौन सा संस्थान है जो कि आंकड़े तैयार करता है ना। नेशनल इनकम का अनुमान लगाने के लिए, देखो पहला ही क्वेश्चन नेशनल इनकम से आ गया, इससे मतलब ये समझो कि नेशनल इनकम का टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 2021 में पूछा गया था आपसे ये क्वेश्चन। तो देखो आरबीआई तो करेगा नहीं, क्योंकि आरबीआई का काम है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का, ठीक है। नीति आयोग भी नहीं करता, नीति आयोग अपनी अलग पॉलिसीज निकालता है। वित्त आयोग तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। फाइनेंस कमीशन, ये काम होता है सीएसओ का, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफिस आप बोल सकते हो, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसका काम क्या होता है नेशनल इनकम का अनुमान लगाना, ठीक है, राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का अनुमान लगाना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका शिफ्ट 1 में पूछा गया था 2021 में, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है, ये आपका जो चैप्टर है ये बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात जो हो रही है ये क्या है, बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है। और उसमें भी मैं बता दूं ये किस पार्ट का क्वेश्चन है, तो ये है सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, सॉरी सेक्टर नहीं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, है ना। उसमें भी किसका क्वेश्चन है, ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का है
क्या है? अब निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? तो आपसे पूछा जाएगा तो उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व, निजी स्वामित्व एवं लाभ का उद्देश्य, उत्पादन का पूर्ण सरकारी नियंत्रण, कीमतों का सरकार द्वारा निर्धारण। देखो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि जब भी बात होगी पूंजीवादी मतलब प्राइवेटाइजेशन, है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है, पूंजीवादी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैपिटलिस्ट। और जब भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात होगी तो उस देश की, जिस भी देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो एट प्रेजेंट में यूएस में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो जब किसी कंट्री में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है तो एक चीज पर आपको विशेष गौर करना होगा कि उस कंट्री में पूरा स्वामित्व जो है, पूरा हैंडओवर कौन कंट्रोल करेगा? प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करते हैं और उनका प्रॉफिट होता है, मतलब उनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, है ना। देखो जब भी यहाँ पर इन्होंने एक चीज और लिखी कि उत्पादन का पूर्ण सरकारी नियंत्रण, और जब पूर्ण सरकारी नियंत्रण की बात होगी तो इसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और अगर दोनों इक्वल चल रहे हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? एक तो होता है आपका चाइना और दूसरा होता है रशिया, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम बात करें कि जब दोनों मिक्स हो जाएंगे, 50% कंट्रोल सरकार का रहेगा, 50% प्राइवेट सेक्टर का, तो ऐसे देश की अर्थव्यवस्था को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसका एग्जाम्पल क्या है? इंडिया। इंडिया में एट प्रेजेंट में जो चल रही है इकोनॉमी, हम उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, भारत में 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। भारत में 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। और एक बार दबा के सेशन को भाई शेयर कर दीजिए, बिल्कुल आप ही के काम की बातें चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है, आप ही के काम की बातें चल रही हैं। तो एक बार दबा के सेशन को क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से बताइए। भारत में 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जल्दी से बताओ भाई, बहुत कुछ करना है अभी, ठीक है, फटाफट से बताइए। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, आरबीआई के गवर्नर के होंगे ना, आरबीआई के गवर्नर के होंगे, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। देखो याद रखिएगा, 2 रुपए और उससे ऊपर के जितने भी हाईएस्ट नोट हैं उस पर हस्ताक्षर कौन करता है? आरबीआई का गवर्नर, है ना। याद रखना, 2 रुपए और उससे ज्यादा के, और उससे ज्यादा के जो नोट होंगे, ज्यादा के नोट, उस पर सिग्नेचर किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होंगे उस पर, ठीक है ना। 1 रुपए का नोट और सिक्के, इसको कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करता है। आगे बढ़िए, देखते हैं श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन से है। और यहीं पर लाया गया था क्या? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड लाया गया था। क्यों लाया गया था? तो देश को एक दुग्ध क्रांति में बड़े स्तर पे पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति का हिस्सा है? तो याद रखना, दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति का हिस्सा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। 24 अगस्त 2021 को शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था, बैंक रेट का संबंध किससे है ना। इन्होंने पूछा था बैंक रेट का संबंध किससे है? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋण से? बिल्कुल नहीं। केंद्रीय बैंकों द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले ऋण की दर से? सरकार द्वारा लगाया कर, सरकार तो कोई कर लगा नहीं सकती वैसे भी। और विदेशी मुद्रा विनिमय दर से कोई लेना देना नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? जब कोई बैंक आरबीआई से लोन लेता है और आरबीआई उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है उसी को हम बैंक रेट कहते हैं। इसी तरीके से रेपो रेट काम करता है। बस दोनों में इतना अंतर है कि जब भी रेपो रेट की बात होगी तो शॉर्ट टर्म लोन की बात होगी, अप टू 90 डेज तक का लोन। जब भी बैंक रेट की बात होगी तो लॉन्ग टर्म लोन की बात होगी, अप टू 364 डेज का वो रेट, ठीक है। अब भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बताएंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। एमएस स्वामीनाथन, वर्गेन कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग या फिर अमर्त्य सेन, ठीक है। अमर्त्य सेन तो हो ही नहीं सकते और ना ही एमएस स्वामीनाथन हो सकते हैं, तो कौन होगा? जल्दी से बताओ। व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक के रूप में किसे जाना जाता है भारत में? तो वर्गीश कुरियन है या नॉर्मन बोरलॉग है? जल्दी से बताएंगे। तो ऑफकोर्स कौन हो जाएंगे? वर्गीश कुरियन, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं यहाँ से रिलेटेड, ठीक है। चलो
अब देखो 2022 के PYQ पे आ जाते हैं। 2022 में पूछा गया था कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती थी। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था 2022 में कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती थी। योजना आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा या फिर संसद के द्वारा। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या है, जल्दी से बता देंगे आंसर क्या है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर से काफी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं और पंचवर्षीय योजनाओं से भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या था, राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना। आखिरी मंजूरी कौन मिलता था, योजना आयोग नहीं देता था भाई। योजना आयोग ने तो पहले ही प्लान बना के अपना दे दिया कि ये हमारा प्लान है, इस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा प्लान। ठीक है, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसका काम होता था आखिरी स्वीकृति देना। अब देखो 2022 का ही अगला क्वेश्चन है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं। अधिकांश गतिविधियों का संबंध किस क्षेत्र से होता है भाई, प्राथमिक, क्योंकि इसमें 3 चीजें आती हैं। ठीक है, प्राथमिक क्योंकि इसमें आता है आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि आता है इसमें आपका। ठीक है, उसके बाद फिशरीज हो जाता है। फिशरीज का मतलब क्या हो जाता है, मछली पालन, मछली पालन इसका पार्ट हो जाता है। ठीक है, और तीसरा आपका क्या हो जाता है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या हो जाएगा, पशु पालन इसका पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एक्टिविटीज जो होती हैं वो प्राइमरी सेक्टर में ही देखने को मिलती है। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था, है ना। आपसे क्या पूछ रहा है, ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक हिस्सा था रणनीति का। उच्च उपज वाली किस्मों का प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, उर्वरकों का प्रयोग, तो उपयुक्त सभी, है ना। क्या था भाई, ये सब उसके पार्ट थे। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1975, उसके पार्ट ये सब थे। ठीक है, चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, कमर्शियल बैंक नहीं है, कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं होगा, देखो कमर्शियल बैंक का मतलब होता है जो आम जनता के साथ डील करे। यहाँ पर ऐसा कौन सा बैंक आपको दिख रहा है जो आम जनता के साथ डील नहीं करता, बल्कि एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे डील करता है, वो है आपका सिडबी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिडबी, है ना। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये सिडबी का फुल फॉर्म हो गया, है ना। सही बताओ, मैंने सही लिखा है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यही होगा ना सिडबी का फुल फॉर्म। बोर्ड तो नहीं है कहीं पे, चलिए, है ना। तो अब ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ये किसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो ये रेगुलेट करता है। तो किसको रेगुलेट या कंट्रोल करेगा, तो ये करता है एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। और इसीलिए जब ये रेगुलेट कर रहा है तो ये कमर्शियल बैंक नहीं है। एसबीआई हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इन सारे बैंकों में हम अपने अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं, है ना। मतलब एफडी आरडी में हम डील करते हैं ना, एफडी आरडी, कासा, राफा, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, है ना, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, है ना, इस तरीके की चीज़ें। तो ऐसे काम करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद द्वारा विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जाता है। ये मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं है, इसको हटा दो, आते हैं अगले पे। ठीक है, अगला आपसे 16 अक्टूबर 2022 की शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शर्तें निर्धारित की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ था ये पर्टिकुलर किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, जल्दी से बता देंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शर्तें निर्धारित की थी। तो ऑप्शन ए है बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970। नेक्स्ट था आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट। फिर तीसरा था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा।
बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे कि आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल, आंसर क्या हो जाएगा, ए है ना। बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 के अंतर्गत जो है ये बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। आपको पता है ना, बैंकों का नेशनलाइजेशन 2 फेज में हुआ था। फेज 1 में जो है वो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, और 14 बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 50 करोड़ की कैपिटल के साथ हुआ था। फेज 2 में आपके कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, फेज 2 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, और ये नेशनलाइजेशन आपका 200 करोड़ की कैपिटल के साथ हुआ था, है ना। तो ऐसे 2 फेजेस में नेशनलाइजेशन हुए थे। अब देखो, जो फेज 1 हुआ था ये हुआ था 1969 में इसका नेशनलाइजेशन, और फेज 2 का 1980 में नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, दोनों के ईयर भी अलग अलग है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपका अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित, मैं बोल रही थी ना एलपीजी मॉडल बहुत ज़रूरी है। 1991 का रिफॉर्म्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उससे पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। क्वेश्चन है 1991 की नई आर्थिक नीति, मतलब यही एलपीजी मॉडल की बात हो रही है, जिसमें उदारीकरण और निजीकरण का प्रमुख परिणाम क्या था। राजकोषीय सुधार, मौद्रिक सुधार, वैश्वीकरण, या इनमें से कोई नहीं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है 1991 की नई आर्थिक नीति में उदारीकरण और निजीकरण का प्रमुख परिणाम क्या था। राजकोषीय सुधार, मौद्रिक सुधार, वैश्वीकरण, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। ये भी आपका 2022 में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि आपके एलपीजी मॉडल से आया था। किससे पूछा गया है, एलपीजी मॉडल से रिलेटेड ये आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो क्या आंसर हो जाएगा, जब लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की बात होगी तो अगला रिजल्ट वैश्वीकरण हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलो, अब देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, एग्रीकल्चर से पूछा गया था। एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद पूछा गया है 2023 में। 2023 के अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो गोल्डन रिवॉल्यूशन भारत में निम्नलिखित किस कृषि क्षेत्र के विकास के लिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो क्यों लाया गया था। ठीक है, क्यों लाया गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे। गोल्डन रिवॉल्यूशन को लाने का कारण क्या था, आलू उत्पादन के लिए, बागवानी के लिए, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, या तिलहन उत्पादन के लिए। देखो, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। बताएंगे आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बागवानी हॉर्टिकल्चर के लिए लाया गया था। क्यों लाया गया था, बागवानी के लिए लाया गया था, हॉर्टिकल्चर के लिए लाया गया था। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला देखिएगा, फिर 2023 में ही पूछा गया, गन्ने का फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कौन निर्धारित या स्वीकृत करता है। ठीक है, मतलब उसकी खेती की बात हो रही है ना, गन्ने के फेयर की। तो गन्ने का फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो कौन निर्धारित या स्वीकृत करता है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, या कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। बताइए आंसर क्या है। ठीक है, जल्दी से बता देंगे कि टेल मी व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, है ना। आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है वो डिसाइड करती है इसके रेट को। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा गया था, उसके बाद आपसे पूछा गया था राइट टू वर्क की गारंटी से संबंधित स्वयं का सामाजिक सुरक्षा उपाय। इसका मनरेगा होगा वैसे मोस्ट प्रोबेबली इसका। ठीक है, देख लेते क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राइट टू वर्क की गारंटी से संबंधित भारतीय श्रम कानून एवं सामाजिक सुरक्षा उपाय है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट, मनरेगा, पेमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2017, या फिर सिटीजनशिप एक्ट। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। ये सारे आपके 2023 के पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऑफ कोर्स देखो, काम की गारंटी की बात हो रही है तो मनरेगा ही तो देता है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो गारंटी दे रहा है किसकी, एम्प्लॉयमेंट की। तो ऑफ कोर्स आपका आंसर हो जाएगा मनरेगा। लेकिन अभी इसको रिसेंटली चेंज कर दिया गया है, किससे, वीबीजी रामजी एक्ट से, है ना। किससे इसको रिप्लेस किया गया है, तो इसको रिप्लेस किया गया है हाल ही में वीबीजी रामजी
जी एक्ट है ना, वीबीजी रामजी एक्ट से किया गया है। ठीक है, अब देखो मनरेगा में क्या होता था, 100 दिन का रोजगार देते थे, ये कम से कम गारंटी जो होती थी। यहाँ पर गारंटी 125 दिन के रोजगार की इन्होंने दे दी है। ठीक है ना, इस तरीके से काम करेगा ये। चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये था कि डिपॉजिटरी निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन का प्रकार नहीं है। ठीक है, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन का प्रकार नहीं है, जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा है जो कि डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन का प्रकार नहीं है। नाबार्ड, लोन एसोसिएशन, कमर्शियल बैंक्स या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बताएंगे आंसर क्या है। टेल मी व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नाबार्ड, क्योंकि नाबार्ड क्या करता है, ये तो डील करता है ना, रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है, ठीक है, तो ये रेगुलेट करता है, ये रेगुलेशन करता है आरआरबीज का, है ना। आरआरबीज क्या हो जाते हैं, आरआरबीज होते हैं रीजनल रूरल बैंक। तो जब ये रेगुलेट कर रहा है तो इसके पास पैसे कैसे जमा होंगे, नहीं हो सकते ना भाई। तो इसीलिए नाबार्ड होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, है ना, इसीलिए नाबार्ड होगा इसका सही आंसर। बाकी कमर्शियल बैंक की बात करो, लोन एसोसिएशन की, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है, ये सब में आप पैसा जमा कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 अक्टूबर 2023 का पूछा गया था। कब का था, शिफ्ट 1 का था कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के निर्माण को संसद ने 1981 के किस अधिनियम के द्वारा मंजूरी दी थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा था कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब नाबार्ड के निर्माण को संसद ने 1981 के किस अधिनियम के द्वारा मंजूरी दी थी। एक्ट 62, एक्ट 61, एक्ट 63 या एक्ट 64। बताएंगे आंसर क्या है इसका, जल्दी से बताइए। बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये क्या था, एक्ट 61 ऑफ 1981। ठीक है, कमेटी भी बड़ी पेपर में आती है, पता होना चाहिए किसकी कमेटी पे, तो बी शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड को लाया गया था। सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, समझ में आया सारी चीज़ें, ये इस तरीके से था। चलो अब बहुत सारे 2023 के आपने देख लिए, अब 2025 का देख लो, क्योंकि 24 में शायद एग्जाम हेल्ड नहीं हो पाया था, है ना। तो 2025 का है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के अधिशेष सरप्लस को अंतिम उपयोगकर्ता तक जुटाने और हस्तांतरित करने के माध्यम के रूप में कार्य करता है। ठीक है, 5 इसमें ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, बताओ क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के अधिशेष सरप्लस को अंतिम उपयोगकर्ता तक जुटाने और हस्तांतरित करने के माध्यम के रूप में कार्य करता है। सरकारी नीति, वित्तीय संस्थाएं, मानव शक्ति, वाणिज्यिक केंद्र या फिर उनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताएंगे आंसर क्या है, बताएंगे। टेल मी व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ऑफ कोर्स किसका काम होगा, पैसों को जमा करना, लेन देन करना, ये सारे काम वित्तीय संस्थानों के होते हैं। अब वित्तीय संस्थान में आपका वित्तीय बाजार भी आता है, वित्तीय संस्थान में आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वित्तीय संस्थान भी आते हैं, जिनमें आपका ये बैंक वगैरह सब कुछ आ जाता है। ठीक है, LICs वगैरह सब कुछ इसका पार्ट हो जाती हैं। तो ऑफ कोर्स ये किसका काम है, ये 6 सितंबर 2025 का शिफ्ट 1 का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ने भारतीय अर्थव्यवस्था में पब्लिक सेक्टर को रणनीतिक भूमिका प्रदान की। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1977, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1991 या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। बताएंगे आंसर क्या है।
तो आपका क्या आ जाएगा, औद्योगिक नीति रिजोल्यूशन या संकल्प 1956 है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1956। ठीक है, और देख लेते हैं क्वेश्चन किस किस तरीके के पूछे गए। एक ये देख लो, 2025 6 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस पुस्तक किसने लिखी है, एडम स्मिथ ने, कॉलिन क्लार्क ने, अल्फ्रेड मार्शल ने, रॉबिन हुड ने, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में बताना, अब बाकी का हम जो देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में बताना, बाकी का जो भी हम देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन तो बहुत थे लेकिन समय की कमी है थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।